तो मुस्लिमों से हक छीना जा रहा है। शादाब जी, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये खराब है, मतलब पूरे समुदाय के साथ धोखा हो रहा है। थोड़ा सा चेंज उनकी बात में होना चाहिए था। वो कहते हैं हम जो पॉलिटिकल मुसलमान हैं, जो ठेकेदार मुसलमान हैं, उनसे हक छीना जाएगा। हाँ, ये बात ठीक है। जो कब्जा करके बैठे हैं उनसे छीना जाएगा, जो गरीबों के हक पे डाका डाल के बैठे हैं उनसे छीना जाएगा। पूछे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कौन सा मेंबर है जो वक्फ का बेनिफिशियरी नहीं है? क्या ओवैसी साहब नहीं है? क्या ये जमीयतुल उलमा हिंद नहीं है? तो क्या मौलाना मदनी नहीं है? क्या जो शाही इमाम हैं बुखारी साहब, क्या ये नहीं है? कौन नहीं है उसका नाम बताइए। गरीब मुसलमानों का हक अमीर मुसलमान डाका डाल के बैठा है और इंसाफ पसंद बता रहा है कि एक सर्टिफिकेट बांटने में अखिलेश यादव जी को सुन रहा था, वो कह रहे कि ये तय होगा कि कौन सा ज्यादा खराब हिंदू है। और आप क्या कह रहे, कौन ज्यादा चाटुकार मुसलमान है? वो अबू आजमी कह रहे हैं अब तय होगा कि कौन कितना बड़ा मुसलमान है। मतलब आप सर्टिफिकेट बांटेंगे? क्या है ये? आपकी बात करें तो मुसलमान, अरे हक पे आइए, ईमानदारी पे आइए, गरीबों को उनका हक दीजिए। ये सदका ज़कात खैरात का पैसा ये गरीबों का हक था। आप कौन से गरीब मुस्तहिक हैं? कौन कौन क्या क्या कर रहा है? ओवैसी साहब हिम्मतनगर के जिस घर में रहते थे, जरा वो घर वक्फ का है? ये नहीं चलेगा। सब कुछ पता है, ये सारे चिट्ठे मौजूद हैं आपके। ये नहीं चलेगा। झूठ मत बोलिए, गुमराह मत कीजिए गरीब मुसलमान को। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि गरीब मुसलमान के कंधे पर बंदूक रख के सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं, देश को जलाना चाहते हैं, गरीब मुसलमान को गुमराह करना चाहते हैं। आप गरीब मुसलमान के बहाने उन्हें डरा रहे हैं। मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छीन लिया जाएगा। एक बार अभिषेक जल्दी से बात कीजिए। मोहसिन रजा साहब आपके साथ है। अभिषेक। बिल्कुल अंजना मेरे साथ मोहसिन रजा हैं। मोहसिन जी, अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कह रहे हैं कि सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपकी पार्टी है, आज इसको लेकर क्या रही है? देखिए, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चंद धर्मगुरु हमारे मुस्लिम समाज के हैं, उनको कांग्रेस ने खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहबानो केस में कांग्रेस से फैसला सुप्रीम कोर्ट का पलटवा दिया था। तो उनको ये गलत फहमी हो गई है कि शायद ये हम गरीब मुसलमानों के लिए जो ये फैसला लेकर आ रहे हैं हम इसको पलट देंगे। ये उनकी गलत फहमी है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये देश हित की सरकार है, जनहित की सरकार है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। हम जो निर्णय लाते हैं वो जनहित के लिए लाते हैं और ये मुस्लिम कल्याण के लिए आ रहा है, उन लोगों को न्याय देने के लिए जिनकी वक्फ की संपत्तियां वक्फ में दर्ज करके। और जिन्हें डर है उन्हें क्या कहेंगे कि उनके खानका मस्जिदें ईदगाह चली जाए? कोई डरने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं वो डर रहे हैं। ये तमाम वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और वो मुस्लिम नेता हैं जो विपक्ष ने पाल रखे थे, जिनकी वजह से आज हमारे दबे कुचले पिछड़े मुसलमान भाई बहन उनका शोषण हुआ। ये उनके लिए वोट मांगने जाया करते थे, हर मंच पे कांग्रेस सपा के मंच पे दिखते थे। विरोध इसी बात का है कि इनको बचाना है। इनको बचाने के लिए अभिषेक, एक सवाल स्टूडियो से भी है, उनसे जरा पूछ लीजिए। यहाँ मौलाना अंसार रजा बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि राजभवन जहाँ पर बना हुआ है वो जमीन भी वक्फ की है। क्यों लेकर आई थी? इसीलिए लाई थी कि अपार शक्तियां बोर्ड को देकर अपने लोगों। मौलाना अंसार रजा बैठे हैं स्टूडियो में और अंजना जी का सवाल है कि वो कह रहे हैं कि जहां राजभवन बना है वो भी वक्त की। ये एक गलत फहमी, ये जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी चलाई गई कि ताकि उधर से दिमाग डाइवर्ट किया जाए और सरकारी संपत्तियों को बताया जाए कि ये वक्फ की संपत्तियां हैं। अरे भाई, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, इतना बड़ा देश, 2 देश बन गए, वहां भी मुसलमान ले गए और हिंदुस्तान में भी सब मुसलमानों को दे दें तो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर अंसार भाई क्या बात कर रहे हैं? इंसाफ की बात करिए। एक चीज बताइए कि मैंने बहुत सारे मुसलमानों से बात की है, सभी आशंकित हैं, ज्यादातर लोग 90% से ऊपर लोग डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका सब कुछ छिन रहा है। ये डर वाली बात वैसे ही ये विपक्ष ने गुमराह करने का काम किया है। जैसे 2014 में आदरणीय मोदी जी की जब सरकार आई थी तो सारे के सारे सन्नाटे में चले गए थे, जैसे लग रहा था बिल्कुल अब सबको डिस्प्रिन की गोली की तरह घोल के पी जाया जाएगा। नहीं भाई, पूरे देश हित की सरकार है, 142 करोड़ लोगों के लिए सरकार चला रहे हैं आदरणीय मोदी जी। ये तो चंद लोग हैं जो लाभार्थी थे, जिनकी दुकानें बंद हो गई, उसमें चंद मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, चंद मुस्लिम हमारे राजनेता भी हैं। इन्होंने लूटने का काम किया है, आम मुसलमान को फायदा हुआ ही नहीं आज तक। तो लेकिन आप समझा क्यों नहीं पाए? इतने समय से वक्त की बात चल रही है, बीजेपी कह रही है, डर और भय क्यों व्याप्त है, क्यों आशंका? आप ये बताइए, अंजना जी बैठी है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो चंद लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं और जो बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए रोज निकले हुए हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, जुमे का सहारा ये लेते हैं
और ईद का सहारा ये लेते हैं क्योंकि वहां पर ईद की नमाज पढ़ने लोग जाते हैं, जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, भीड़ इनको नहीं मिल रही है। ये जानबूझकर ऐसी जगह पर जाते हैं और उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो गरीब दबा कुचला मुसलमान, उसे कोई लेना देना नहीं है। लगता नहीं है कि आप समझा नहीं पाए? आप लोगों का भी काम था कम से कम जिस बात को आप कह रहे हैं आम मुसलमान समझे, जिस गरीब और पिछड़े और ऐसे मुसलमानों उनको बेचारों को इससे कुछ लेना ही देना नहीं था। इनको जब कोई लाभ ही नहीं पहुंचा, सन 47 से आज तक उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा, तो उनको समझाएं क्या बेचारों को? वो कहते हैं हमें पता ही नहीं वक्फ क्या है। वक्फ का मामला तो आज हम लाए क्योंकि वक्फ को लूटने का काम तो कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने कर लिया ना, सारी संपत्तियां लूट के फेंक दी और उसके बाद एक नया खेल चलाया, एक नई अपनी राजनीति शुरू करी। रेलवे स्टेशन भी वक्फ का है, राजभवन भी वक्फ का है, संसद भी वक्फ का है, तो भैया पूरा देश वक्फ का हो गया और 2 देश बने हुए हैं। तो कैसी बात कर रहे हैं? इंसाफ की बात करिए। जो वक्फ है उसको हम बचाएंगे और जो खानखाहों पर जबरदस्ती लोग बैठे हैं, जो दरगाहों पर, अरे मस्जिदें तोड़कर नीचे नीचे बहुत बड़ी बड़ी मार्केट बनाई गई है व्यवसायी, उसके बारे में कुछ कह दीजिए अंसार भाई। आप तो देखते हैं हर तरफ जाकर, हम तो यहाँ लखनऊ में चलिए, हम आपको सर्वे करा दें। एक एक मस्जिद के नीचे 50-50 दुकानें और 50-50 लाख रुपए पकड़ी और कोई उसका लेखा जोखा नहीं। डर यही लोग रहे हैं जिनसे हिसाब मांगा जाएगा, जिनको हिसाब देना पड़ेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? चंद लोगों के द्वारा बनाया गया एक एनजीओ, रजिस्टर्ड भी नहीं है और ना ही कोई इसकी अकाउंटेबिलिटी है। सो कौन फंडिंग करता है? ये मेरा सवाल है, बार बार मेरा सवाल है कि ये कौन लोग हैं? जब कोई इस तरह की बात होती है माहौल खराब करने के लिए देश में खड़े हो जाते हैं। इनकी भी जांच होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आज संसद में ये बिल आ रहा है और जिस तरीके से पार्टियों के बीच में बिल्कुल आपसी घमासान है, आपको लगता है कि पार्टियां भी बैरियर तोड़ के आ सकती हैं या फिर इधर से भी लोग जा सकते हैं? हमें तो लगता है उन सब लोगों को इस बिल का समर्थन करना चाहिए जिन्होंने दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों का वोट लिया है, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, चाहे समाजवादी अभिषेक पार्टी पुरजोर तरीके से मोहसिन रजा अपनी बात कहते हुए, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वाईएसआर कांग्रेस हो, बीजेडी हो, ये सभी दल, अभी देखिए अगर आप लोकसभा में देखें तो वाईएसआर कांग्रेस के 4 हैं सदस्य, वहीं राज्यसभा में देखिए तो 7 राज्यसभा उनके मेंबर्स हैं और बीजेडी के 7 राज्यसभा में मेंबर्स हैं। ये सभी इस बिल के विरोध में वोट करने वाले हैं। लेकिन झा जी देखिए, सामने देखिए, 12 आपके एकदम खुल के समर्थन में ना लोकसभा में। मुझे लगता है अंजना जी आप अलग अलग तरीके से एक ही सवाल को पूछ रही हैं। हालांकि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का बयान भी आपने चलाया और ललन जी का भी बयान आपने चलाया है। केंद्र के मंत्री, वरिष्ठ नेता हमारी पार्टी के हैं। निश्चित रूप से बहुत सारी जो मांगे थी मुस्लिम संगठनों की, मुझे लगता है कि उन सबको इनकॉर्पोरेट कर ही लिया गया है उसमें और अब तो बिल पेश होने की बारी है। और बहुत बखूबी आपका चैनल चला रहा था सब कुछ, बहुत बड़ा आपका ग्रुप है और इतने सारे मुस्लिम संगठन के लोगों से आपने बातचीत की, अधिकांश लोगों ने इसके प्रति अपने समर्थन को जाहिर किया। अब इससे हमारे विपक्ष के साथियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। आप पर ही एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि आप बायस्ड इंटरव्यूज चला रहे हैं, बायस्ड लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। भाई देश के विभिन्न कोनों में आप इंटरव्यूज कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। भाई कहा ही जा रहा है कि अगर वक्फ के माध्यम से कुछ लोग ज़मीनें हड़प लेते हैं और इससे अपनी संपत्ति में इजाफा कर लेते हैं, गलत काम करते हैं, इसको रोकने का अगर प्रयास हो रहा है तो इसमें दिक्कत और समस्या कहाँ है? इसको धर्म के नाम पर जोड़कर हमारे ये विपक्ष के दल और भी कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको राजनीतिक इसका लाभ मिल सके, पोलराइजेशन हो सके। डॉली जी एक रिएक्शन आपका होगा इस पर। नहीं, जो कि अब देश में लोग जागरूक छोटे-छोटे कमेंट सबसे लेना चाहती हूँ क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुझे लगता है अब सिर्फ 11 मिनट का इंतजार है। डॉली जी। अंजना जी, इसी तरीके से इन लोगों ने जब किसान कानून लाए थे तब बोला था। बहुत सारे लोग इसी तरीके के सामने आकर किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी न जाने क्या क्या बोला करते थे और अंततः विपक्ष यही बार बार कह रहा था कि सुनिए, चर्चा करिए, जो देश हित में होगा, जो जनहित में होगा, उस हर कानून के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। संविधान को बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध है और आज भी हम वही कह रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? किसान कानून वापस लेना पड़ा। आप एक समुदाय को टारगेट कर लगातार बार ऐसे बिल, ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। आपको फिर देश की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। मैं कह रही हूं आपके चैनल के माध्यम से। भाटी साहब, ठीक है, काउंटडाउन शुरू हो गया, जल्दी एक रिएक्शन सबसे। भाटी साहब, जो लोग हम लोग इस पे कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे हैं तो वो इन्हें बड़ा खराब लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, मोदी जी के साथ हैं, जिनमें अभी आपने चिराग पासवान की बाइट सुनवाई। चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और जयंत चौधरी,
इन सबको जो मूल बिल था जो जेपीसी में गया उसके कुछ बिंदुओं पर ऐतराज था, खुद कह रहे हैं वो। तो इसका मतलब बिल खराब था, इसका मतलब मोदी जी की नीयत खराब थी, इसका मतलब वो इनका नुकसान करने के लिए, मुस्लिम समाज का नुकसान करने के लिए बिल ला रहे थे। अब उन्होंने क्या अमेंडमेंट किए हैं और क्या सुधार किया वो आज संसद में पता चलेगा। पॉलिटिकली मैं चाहती हूँ उस पर बात करें। क्या जेडीयू को, क्योंकि चुनाव 6 महीने बाद है, बिहार में इसका असर पड़ेगा, जेडीयू पर असर पड़ेगा? नहीं, जेडीयू को वैसे भी हमारे ख्याल से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है तो उसको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, इसलिए उसको कोई चिंता ही नहीं इस बारे में। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कल कोई जस्टिस वर्मा का मामला आ जाता तो कहते जुडिशरी को बदल दीजिए, कोलिजियम हटाइए। जब वक्फ में अगर भ्रष्टाचार की बात आती तो वक्फ बोर्ड को बदल दीजिए। तो मुझे लगता है बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएस के बारे में भी भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टी की भी जांच, जिस दिन से पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं और जिस लेवल तक पहुंचते हैं उनकी जांच कर लीजिए। तो क्या उनको भी बदल देना चाहिए था? क्या उनके बारे में चेंज होना चाहिए? क्या ये तर्क ही अपने आप में गलत है। देखिए, एक बात मैं आपसे बताऊं अंजना जी, जितने भी 2014 के बाद इतने ड्रामे करके, तमाशे करके, हो हल्ला करके बिल लाए हैं, सारे बिल या तो वापस करना पड़े, उनकी समझाने के लिए कमेटियां बनाना पड़ी बीजेपी को। मास्टर स्ट्रोक तो पहले बता देते, मास्टर स्ट्रोक आ रहा है, लाए तो मास्टर स्ट्रोक, वापस किया तो मास्टर स्ट्रोक। आज सबसे अच्छी बात है कि पहली बार ये शब्द आपने बोला है, मौलाना अंसार रजा साहब ने, मास्टर स्ट्रोक पर। जल्दी से शाहजाद जी 2 लाइन में कमेंट। गरीब मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है, इसलिए इस वक्त का नाम उम्मीद रखा गया है। जो वक्फ गरीबों के लिए था उस पर अमीरों का डाका है। मुसलमान जाग रहा है, काली पट्टी सफेद पट्टी इनके बहकावे में नहीं आ रहा है। बहुत ईमानदारी के साथ जफर साहब 2 लाइन सिर्फ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, आज ये ऐतिहासिक बिल आ रहा है और ये इतिहास रचेगा। कल से मुस्लिम समाज को इस बात का एहसास होगा कि मोदी जी जिन्होंने जब भी मुस्लिम समाज के लिए कहा है वो करके दिखाया है, और इससे फायदा सिर्फ मुस्लिम समाज को होने वाला है। जो लोग, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि जो लोग मुस्लिम समाज के ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने कब्जा करके रखा, उनको तकलीफ आएगी, आने वाली भी है, लेकिन ये प्रोस्पेक्टिव डेट से है और इसके लिए आम नागरिक को कोई चिंता नहीं है। चिंता उनको है जो भूमाफिया है, जिनको उन्होंने कब्जा करके रखा, तो उनको जरूर ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन गठबंधन की सरकार केंद्र में चल रही है और इस मायने में भी अगर आप देखें तो ये अग्नि परीक्षा है एनडीए के लिए कि कितने साथी समर्थन में वोट करते हैं। लेकिन 12 बजे किरण रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे लोकसभा में। नॉन स्टॉप कवरेज